हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 जो कि हाल ही में संसद में पास हुई है और बहुत ही तड़क भड़क हुई, बहुत ही बहसबाजी हुई। अपोजिशन के लोगों ने एलिगेशंस भी लगाए बीजेपी पर, रूलिंग गवर्नमेंट पर कि ये अटेम्प्ट हो रहा है इलेक्शंस को मेंडल करने का, उसे अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने का। बहुत सारी चीज़ें हुई। हालांकि इसमें बहुत सारे काम के भी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए अमेंडमेंट के थ्रू। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए, किस तरह से ये अमेंडमेंट अफेक्ट करेगा वोटर्स को भी, इलेक्टोरल सिस्टम को भी, फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को भी, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखें। ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के मेंस के पेपर 2 एज वेल एज जो अदर सिविल स्टेट सिविल सर्विसेज हैं उनके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है जो कि टाइम एंड अगेन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स टाइम एंड अगेन हमेशा ही सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के पेपर में क्वेश्चन में रहता ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात देख लेते हैं कि इलेक्टोरल लॉज हैं कौन कौन से। तो सबसे पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 1950। तो यहाँ पर ये जो एक्ट है 1950 का, ये बहुत सारे प्रोविजंस डिलीनिएट करता है, बताता है, जिसमें कि सबसे पहला है कि कितनी सीटें किस स्टेट को मिलेंगी, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो राज्यसभा में हो, या फिर जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो विधानसभा है, उसमें कितने सीट रहेंगी और किस तरह से वहाँ पर डिफरेंट जो ट्राइब्स हैं उनको या माइनॉरिटी ग्रुप्स को किस तरह से रिजर्वेशन दिया जाएगा सीटों का, ये चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। सेकंड थिंग, इस एक्ट में ये बताया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहेंगी उनका डिलिमिटेशन, परिसीमन किस तरह से किया जाएगा। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बनाई जाएंगी उसमें कितना पॉपुलेशन होगा, क्या उसकी चौहद्दी रहेगी, कितना उसका एक्सटेंट रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है। थर्ड थिंग क्या है यहाँ पर कि वोटर्स क्वालिफिकेशन, कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन से लोग, भारतीय नागरिक जो हैं वो वोट देने के काबिल हैं, वो वोट दे सकते हैं, वो अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं, चुनाव में वहां पर वोट डाल सकते हैं। प्लस यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि किस तरह के लोग वोट नहीं डाल सकते हैं, किन्हें वोट डालने से वर्जित रखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर है कि प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि जो चुनाव की सूची है, वोटर लिस्ट है, वो किस तरह से बनाई जाएगी। और यहाँ पर इसी मुद्दे पर ज़्यादातर फोकस हमें करना है इस डिस्कशन में, क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि वोटर लिस्ट बनाते समय जो अधिकारी हैं वो आपसे क्या क्या चीज़ें डिमांड कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड यहाँ पर अमेंडमेंट की गई है। नेक्स्ट जो हम लोग जो लॉ है इलेक्शन से रिलेटेड वो देखते हैं, और वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। दोनों का आगे का नाम एक ही है, बस ईयर का चेंजेस है, थोड़ा बहुत आगे पीछे जो चीज़ें उधर छूट गई होगी ना वो इसमें डाल दिए हैं। गलती सबसे होती है, संसद है भाई, इसीलिए तो इतनी अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है कि पुरानी गलतियां सुधारनी है अगर तो अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। तो यहाँ पर पहली चीज ये बताता है कि इलेक्शन कैसे करवाना है, किस तरह से कंडक्ट करना है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो इलेक्ट होंगे, जो चुनाव जीत कर आएंगे, वो किस तरह से जीतेंगे। जैसे कि हमारे भारतीय सिस्टम में है कि यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी, क्लियर कट इलेक्शन का सिस्टम नहीं है कि जो 50% से ऊपर वोट लेकर आएंगे वही चुनाव जीतेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है। ठीक है, कि जो लोग भी दौड़ रहे हैं उसमें कोई क्वालिफिकेशन का सिस्टम नहीं है कि इतना लाना ही लाना है, सबसे आगे जो दौड़ रहा है वो जीत गया चुनाव, चाहे वो 10% वोट ही क्यों ना लाया हो, लेकिन बाकी अगर उससे कम है तो वही विजयी घोषित होगा। ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पर ऑफेंसेस होंगे, जो भी यहाँ पर गुनाह होंगे, जो भी यहाँ पर इलेक्शन के समय जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज होंगी, गैर कानूनी कृत्य किए जाएंगे,
वो कौन कौन से होंगे, इलेक्शन से रिलेटेड किन किन चीज़ों को गैर कानूनी माना जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें डिलिनिएटेड है, लिखी गई है। उसके बाद जो भी विवाद आएंगे इलेक्शन से रिलेटेड, डिस्प्यूट्स होंगे, वो कौन कौन से होंगे, ये विवाद कौन सुलझाएगा, किस कोर्ट में जाना है, कहाँ पर अपील दायर करनी है, क्या उसका तरीका होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो अमेंडमेंट किए गए हैं, जो संशोधन किए गए हैं, वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ये दिया गया है, जो हमने कहा था एक्ट ऑफ 1950 में, कि प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, जो चुनाव की सूची है, निर्वाचन सूची है, वो किस तरह से बनानी है। तो यहाँ पर आधार को लिंक करने का, जो हमारा वोटर लिस्ट में नाम है, उनके नाम के लोगों के साथ ये मैंडेट दे दिया गया है। अभी तक ये चीज नहीं थी, तो यहाँ पर इसके लिए अमेंडमेंट लाया गया है एक्ट ऑफ 1950 में, 1950 के एक्ट में। और यहाँ पर ये चीज़ दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति जो कि इलिजिबल है, जिसका कि नाम चुनाव सूची में, निर्वाचन सूची में होना चाहिए, और वो जो वहाँ पर अधिकारी हैं जो इस काम को करते हैं, उन्हें अगर अर्जी लगाता है और उसकी सारी चीज़ें सही होती है, सही पाई जाती हैं, तो अधिकारी उसे आगे बढ़ा देगा कि हाँ, इनका नाम चुनाव के सूची में डाल दिया जाए। और इसी में अभी एक अलग से चीज ला दी गई है कि इस बिल के थ्रू ये बता दिया गया है कि जो अधिकारी होंगे, जो कि निर्वाचन सूची की देखरेख करते हैं, उसमें नाम जोड़ते हैं, जो भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं, वो ये चीज कह सकते हैं, ही मे रिक्वायर अ पर्सन टू फर्निश देयर आधार नंबर। वो किसी भी व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि आप अपना आधार नंबर बताइए और हम उसी के थ्रू आपकी पहचान को सुनिश्चित करेंगे। ये चीज यहाँ पर की गई है, प्रावधान लाया गया है। हालांकि इसमें यह भी चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये एक वर्ड जोड़ा गया है, मे रिक्वायर, यानी कि ये मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपना नाम निर्वाचन सूची में डलवाना चाहता है और उसके पास आधार नंबर नहीं है और उसके पास इसके लिए वैलिड रीजन है, उचित वहां पर इसके पास रीजन है कि उसके पास आधार क्यों नहीं है, और उससे अगर ये इलेक्टोरल ऑफिसर, ये अधिकारी सेटिस्फाई हो जाता है उसके तर्क से कि मेरे पास आधार नंबर क्यों नहीं है, तो वो बिना आधार नंबर के भी उस व्यक्ति का नाम निर्वाचन सूची में डाल सकता है। और यहाँ पर यह भी प्रावधान लाया गया है कि जो व्यक्ति ऑलरेडी यहाँ पर, जिनका नाम निर्वाचन सूची में है, जो ऑलरेडी यहाँ पर अपने नाम को लिस्ट में डलवा चुके हैं, उनका भी ऑथेंटिकेशन होगा, उनका भी वेरिफिकेशन होगा, उनका भी जांच किया जाएगा। और इसके लिए भी अधिकारी जांच के लिए आधार नंबर मांगेंगे और मांग सकते हैं, और यहाँ पर उन्हें भी आधार नंबर देना होगा। हालांकि इसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में अपना आधार नंबर नहीं दे पाता है और उसके पास उसके लिए उचित रीजन है, उचित वहां पर काउज है, तो उसका नाम वहां पर निर्वाचन सूची से नहीं हटाया जाएगा, या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता है कि उसका नाम काट के वहां से परमानेंटली हटा दिया जाए। तो ये भी प्रावधान कर दिया गया है। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, अगला जो यहाँ पर अमेंडमेंट आया है कि क्वालिफाइंग डेट, जो डेट होता था, तारीख होती थी कि किस तारीख तक कट ऑफ डेट माना जाएगा जिसके आधार पर निर्वाचन सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम डाला जाएगा, तो इसके लिए फिर से उसी एक्ट में जिसमें इलेक्टोरल रोल बनता है, निर्वाचन सूची बनाई जाती है, उसी में प्रावधान जोड़ा गया है। पहले यहाँ पर जो कट ऑफ डेट हुआ करता था वो 1 जनवरी हुआ करता था। इसे इस तरह से समझिए कि अगर 1 जनवरी 2021 को कट ऑफ डेट दिया गया है और 2021 में कहीं पर किसी क्षेत्र में चुनाव होने वाला है और उसके लिए निर्वाचन सूची को फिर से रिवाइज किया जा रहा है, और कोई भी व्यक्ति अगर 5 जनवरी को 18 साल की उम्र पूरी कर रहा है तो उसका नाम निर्वाचन सूची में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि
वो व्यक्ति 1 जनवरी 2021 के पहले या उस तारीख तक 18 साल के उम्र का नहीं हो पाया था। इसी चीज को यहाँ पर गड़बड़ी को दूर करने के लिए यहाँ पर 4 कट ऑफ डेट क्वार्टरली दिए गए हैं कि अगर 1 जनवरी को नहीं हुआ, 5 जनवरी को आपकी 18 साल की उम्र हो गई, तो फिर से जब निर्वाचन सूची रिवाइज की जाएगी और 1 अप्रैल को कट ऑफ डेट रहेगा और उसके बाद अगर रिवाइज की जा रही है तो इनका नाम निर्वाचन सूची में डाल दिया जाएगा। वैसे ही 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को भी यहाँ पर कट ऑफ डेट बना दिया गया है। पहले वर्ष में एक ही बार ये तारीख आती थी, वंस इन अ वाइल, त्योहार की तरह। ठीक है, जब बीएलओ लोग जागते थे, बूथ लेवल ऑफिसर जागते थे और निकल पड़ते थे, दौड़ लगाते थे कि भाई निर्वाचन सूची को फिर से रिवाइज करना है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है कि जो प्रोविजन थे ऐसे लोगों के जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूर रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका नाम, उनका जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना जो पैतृक निवास स्थान है, वहीं के वोटर लिस्ट में उनका नाम रहे, निर्वाचन सूची में उनका नाम रहे, तो ऐसे लोगों के नाम वहां पर रहते थे जिनके लिए स्पेशल प्रोविजन था, जो कि एक्ट ऑफ 1950 में और 1951 में था। दोनों में 1950 में इसलिए था क्योंकि इसके हिसाब से निर्वाचन सूची बनती है, और एक्ट ऑफ 1951 में ये प्रोविजन इसलिए है क्योंकि इसके हिसाब से इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है कि वोटिंग किस तरह से करवाई जाएगी, क्या क्या प्रावधान रहेंगे। तो यहाँ पर जो भी आर्म्ड फोर्सेस के लोग थे, जो भी सिपाही गण, सैनिक गण थे, उनका नाम अपने गांव के वोटर लिस्ट में ही रहता था। लेकिन क्या है कि समय पर वो जब वोटिंग होती थी तो वहाँ पर वो वोट डालने के लिए उपस्थित नहीं होने के केस में क्या करते थे कि पोस्टल बैलेट से वोट डाल देते थे या फिर प्रॉक्सी वोटर के थ्रू डाल सकते थे। तो ऐसा ही प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट के उन अधिकारियों को भी था जिनको कि अपने कामकाज के कारण देश से बाहर रहना पड़ता है या फिर अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहना पड़ता है, तो उनके लिए भी ये प्रावधान था। लेकिन यहाँ पर त्रुटि ये थी, मुद्दा ये था कि इस बिल में जो यहाँ पर ऐसे लोगों के बारे में लिखा गया था, उनके साथ साथ रहने वाली पत्नियों के लिए भी ये प्रावधान था, लेकिन ये जेंडर न्यूट्रल नहीं था। ठीक है, लिंग भेद यहाँ पर भी था। क्यों था? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही घर से बाहर जाकर, दूर जाकर काम करते हैं, महिलाएं नहीं जाती हैं। आज की तारीख में सेना में महिलाएं भी भर्ती हो रही हैं, और ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि उनके जो पति हों, उनके साथ रह रहे हों, तो क्या उनको वोट डालने का अधिकार नहीं बचा? तो इसी चीज को हटाते हुए यहाँ पर वाइफ के जगह पर स्पाउस जोड़ दिया गया है, वाइफ हटा दिया गया है इन दोनों एक्ट्स में, जिसके तहत कि ये जेंडर न्यूट्रल हो गया। अगर कोई महिला सैनिक गण या कोई महिला सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सरकार के देश से बाहर भी अगर काम कर रही हैं और उनके साथ उनके पति वहां पर रहते हैं, तो इस प्रावधान के अंतर्गत अब वो भी वहां पर वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उनका भी नाम वोटर लिस्ट में डाला जाएगा। ये प्रावधान हो गया। चौथा यहाँ पर क्या अमेंडमेंट किया गया है? यहाँ पर ये पहले प्रोविजन था कि जो राज्य सरकार है वो जब चुनाव होता है तो उस समय कोई भी मांग कर सकती है किसी भी प्रेमाइसेस का, किसी भी घर का, आवासीय क्षेत्र का, आवासीय स्थापना का, ताकि वो इलेक्शन के कामकाज को सुनिश्चित रूप से पूरा कर सके। और उसमें पहले जो प्रोविजन थी उसमें ये चीज लिखा था कि वहां पर वोटिंग बूथ बनाने के लिए, पोलिंग बूथ बनाने के लिए, या फिर वहां पर जो बैलेट बॉक्स है उसे रखने के लिए किसी भी आवासीय बिल्डिंग का इस्तेमाल कर सकती है, उसकी मांग कर सकती है। लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि जो वोटिंग होती है वो हमारी ईवीएम के तहत होती है, और ये भी जो एक्ट ऑफ 1951 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के तहत, चुनाव किस तरह से करवाना है उसके तहत आता था। तो इसमें यहाँ पर संशोधन किया गया है कि अब जो है स्टेट गवर्नमेंट्स सिर्फ वोटिंग बूथ बनाने के लिए, पोलिंग बूथ बनाने के लिए, निर्वाचन केंद्र बनाने के लिए या फिर बैलेट बॉक्स रखने के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ पर
काउंटिंग के लिए, मतगणना के लिए भी, या फिर जो ईवीएम होती है हमारी वोटिंग मशीन उनको रखने के लिए, या फिर जो भी चुनाव से रिलेटेड कोई अदर सामग्री है, अदर मटेरियल है पोल रिलेटेड, तो उसे रखने के लिए भी यहाँ पर किसी भी मकान को, किसी भी प्रेमाइसिस को ले सकती है। और उसके अलावा वो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस और जो भी हमारे पोलिंग पर्सनल्स हैं, जो चुनाव करवाने के लिए जो अधिकारी जाते हैं, या फिर जो सुरक्षा के दृष्टि से वहाँ पर सैनिक भेजे जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भेजे जाते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए भी यहाँ पर प्रेमाइसेस ले सकती है, रहने की व्यवस्था कर सकती है किसी मकान वगैरह में। तो ये भी अमेंडमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है, क्योंकि पहले यहाँ पर ईवीएम से चुनाव होता नहीं था, अब चीज़ें बदल रही हैं, तो उसके हिसाब से कानून में भी बदलाव जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जनरल स्टडीज़ यूपीएससी सिविल सर्विसेज फाउंडेशन कोर्स की बैच हमने अनाउंस कर दी है 2023 के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 में अपीयर करना चाहते हैं वो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स कम्स मेंस बैच है जिसमें कि पूरी सिलेबस कंप्लीट की जाएगी। ये इंग्लिश मीडियम का कोर्स होगा, 8 महीने की कोर्स है जिसमें होलिस्टिकली पूरी सिलेबस कवर की जाएगी। और यहाँ पर कंटिन्यूअस आपका टेस्ट भी होगा, आपकी मेंटरिंग भी की जाएगी, आपके परफॉर्मेंस की कंटिन्यूअस ट्रैकिंग भी की जाएगी। और ये ऑफलाइन कोर्स है, 3 जनवरी से ये कोर्स चालू हो रही है। और जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं वो हमारे लैंडलाइन नंबर पर या फिर हमारे व्हाट्सएप या और मोबाइल नंबर पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। और जो खुद ही रजिस्टर करना चाहते हैं और बाकी की जानकारी लेना चाहते हैं वो हमारे वेबसाइट पर विजिट करके रजिस्टर भी कर सकते हैं और वहाँ से PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं जानकारी के लिए। और ये हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर कि बहुत सारी जानकारियाँ आती रहती है। और ऐसे ही जानकारी से भरी वीडियोस को देखने के लिए और जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।